नेक्स्ट है हमारे पास इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस। पहली है हमारे पास एक्यूट मेस्टाइटिस, जिसे हम कहते हैं लैक्टेशनल मेस्टाइटिस। ठीक है, ये हमारे पास क्या एक्यूट इन्फ्लेमेशन है ब्रेस्ट की। कॉज हमारे पास इसका क्या होगा, फिर हम इसके साइन देखेंगे, फिर हम इसकी ट्रीटमेंट देख लेंगे। कॉज हमारे पास क्या है इसका, स्टेफ ऑरिस। ठीक है, कैसे हमारे पास मतलब कैसे हो जाती है हमारे पास एक्यूट मेस्टाइटिस के ड्यूरिंग सकलिंग एक्शन। जब भी हमारे पास बच्चा जो है निप्पल को बाइट करेगा तो एज अ रिजल्ट हमारे पास जो स्टेफ ऑरिस है वो बॉडी के ऊपर ही प्रेजेंट होता है, हमारे पास वहाँ से चले जाएगा बैक्टीरिया अंदर, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगी निप्पल के अंदर। साइंस हमारे पास क्या आता है कि एरिथेमेटियस हमारे पास ब्रेस्ट हो जाती है, एरिथेमा यानी रेडनेस हो जाती है, टेंडर पेन होगी, फीवर मिलेज वगैरह की कंडीशन होगी। ट्रीटमेंट हम क्या देते हैं, एंटीबायोटिक्स, चूँकि बैक्टीरिया की वजह से एंटीबायोटिक देनी है। और दूसरी बात एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के मदर ने ना बच्चे को ब्रेस्ट फीड जो है वो डिसकंटिन्यू नहीं करवाना, ब्रेस्ट फीडिंग उसकी कंटिन्यू रखनी है ताकि वहाँ से ड्रेनेज होती रहे हमेशा मिल्क की। ठीक है, वहाँ पे कोई चीज़ इकट्ठी ना हो सके और ज़्यादा इन्फेक्शन ना हो। ये हो गई हमारे पास एक्यूट मेस्टाइटिस। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो होती है हमारे पास पेरिडक्टल मेस्टाइटिस। ठीक है, ये हमारे पास क्या इन्फ्लेमेशन है किसकी, सब एरोलर जो डक्ट्स हैं उसकी, पेरिडक्टल मेस्टाइटिस। कॉज हमारे पास क्या है, इसके डिफरेंट कॉज होते हैं, स्मोकिंग या विटामिन ए की डेफिशिएंसी। अच्छा, इसमें अब होता क्या है कि नॉर्मली ना हमारे पास जो आम एपिथीलियम है, सब एरोलर जो डक्ट्स है उसकी एपिथीलियम, जो कि हमारे पास क्यूबाइडल एपिथीलियम है। ठीक है, ड्यू टू स्मोकिंग या विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से वहाँ पे हमारे पास मेटाप्लेजिया हो जाएगा और वो हमारे पास जो वो स्केमस एपिथीलियम बन जाएगी और दूसरी मल्टीपल लेयर्स हो जाएगी। और जैसे यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल ये डक्ट है, सब एरोलर डक्ट, यहाँ पे क्यूबाइडल से स्केमस एपिथीलियम बनी। ठीक है, और ये मल्टीपल हमारे पास इसके डक्ट्स बनने लग पड़ी हैं, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल ब्लॉकेज हो जाएगी, पैसेज का रास्ता कम होगा मिल्क वगैरह के गुजरने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो एज अ रिजल्ट ब्लॉकेज हो जाएगी, तो इन्फेक्शन लीड्स टू इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। ठीक है, लीड्स टू ब्लॉकेज ऑफ द डक्ट एंड लीड्स टू इन्फ्लेमेशन। ये कैसे प्रेजेंट करेगा पेशेंट, टेंडरनेस के साथ, उसी जैसा जिस तरह हमने पहले बताया एरिथेमा के साथ, या फिर हमारे पास जो सब एरोलर मास जहाँ पर है ना वहाँ पे हमारे पास रिट्रैक्शन हुई होगी निप्पल की। ट्रीटमेंट हमने क्या करवाना है, इंसिजन या ड्रेनेज करवानी है। और एंटीबायोटिक्स देखें वहाँ पे अब ने बहुत ज़्यादा मल्टीपल लेयर्स आ गई, यहाँ पे ब्लॉकेज हो गई, ब्लॉकेज की वजह से, इन्फ्लेमेशन वगैरह की वजह से यहाँ पर अगर हमारे पास कोई बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाएगी तो सेकेंडरी इन्फेक्शन होगी, तो हमने एंटीबायोटिक्स देनी है। नॉर्मली इंसिजन या ड्रेनेज ही करवाते हैं। तीसरी हमारे पास आती है जिसे हम कहते हैं मेमोरी डक्ट एक्टीजिया। इसमें क्या हमारे पास जो मेमोरी डक्ट्स हैं, एक्टीजिया मतलब उनके अंदर हमारे पास डायलेशन हो गई है। मेमोरी डक्ट जो सब एरोलर डक्ट्स हैं उनमें डायलेशन हो गई है। पैथोफिजियोलॉजी क्या है, किसी भी कॉज की वजह से, ठीक है, वहाँ पे कोई इन्फ्लेमेशन हुई है विच कैन लीड टू देन फाइब्रोसिस हो गई, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई, फाइब्रोसिस हो गई, तो हमारे पास डक्ट के अंदर एक्टीजिया हो गया। नॉर्मली हमारे यहाँ पे जैसे हमने बताया कि बाकी जो इन्फ्लेमेटरी दो कंडीशंस थी उनमें एरिथीमा और टेंडरनेस थी। डिफरेंट हमने कैसे करना है इसका उससे कि इसमें कोई भी एरिथीमा नहीं है, ना कोई टेंडरनेस मतलब पेन वगैरह नहीं है, लेकिन डिस्चार्ज आ रहा है निप्पल से जो कि ग्रीनिश ब्राउनिश डिस्चार्ज है। ठीक है, रिस्क फैक्टर्स के अंदर हमारे पास मोस्टली क्या होता है कि मल्टी पैरस जो फीमेल्स हैं वो, जिनके मतलब मल्टीपल बच्चे हैं उनके, या फिर पोस्ट जो मीनोपॉजल कंडीशंस हैं वो, ये हमारे पास के रिस्क फैक्टर है। नेक्स्ट हमारे पास अगली है जिसे हम कहते हैं फैट की नेक्रोसिस। फैट नेक्रोसिस मतलब जो ब्रेस्ट की फैट है उसकी नेक्रोसिस हो गई है। कॉज हमारे पास क्या है, कोई प्रीवियस हमारी सर्जरी करवाई है, पोस्ट सर्जरी, तो सर्जरी की वजह से वहाँ पे कोई इंजरी हो गई है, नेक्रोसिस हो गई है, कोई बायोप्सी या वेरियस इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस की वजह से हमारे पास फैट की नेक्रोसिस हो गई है। हमें जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है वहाँ पर, या जब हम उसको डायग्नोस करेंगे तो वहाँ पे क्या पता चलेगा, क्या पता चलेगा कि मास है, फिजिकल एग्जामिनेशन में पता चलेगा वहाँ पे क्योंकि नेक्रोसिस हुई है फैट की। दूसरी बात हमारे पास कैल्सिफिकेशन हमें आएगी वहाँ पे ड्यूरिंग मैमोग्राफी, स्पॉनिफिकेशन ऑफ फैट की वजह से वहाँ पे हमारे पास फैट की नेक्रोसिस है, तो फैट की स्पॉनिफिकेशन की वजह से वहाँ पे कैल्सिफिकेशन हुई होगी। ये हमारे पास की सारी ब्रेस्ट की इन्फ्लेमेटरी डिजीज होगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बिनाइन कंडीशंस जो है ब्रेस्ट की। पहले हमारे पास आती है फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस। ठीक है, नेम शो करते हैं कि वहाँ पे फाइब्रोसिस हुई है, सिस्ट फॉर्मेशन है और ये फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस है हमारे पास ब्रेस्ट के अंदर। इसके अंदर हमारे पास कॉज या फिर इसके जो रिस्क फैक्टर है वो हमारे पास क्या हो सकते हैं। रिस्क फैक्टर एक प्री मेनोपॉजल कंडीशन है या हार्मोन मीडिएटेड। ठीक है, हार्मोन से मीडिएट हो सकती है, यहाँ पे प्री मेनोपॉजल है और मोस्टली कहाँ पर होती है, राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास होती है, जहाँ पे और इसके मोस्ट राइट अपर क्वाड्रेंट में जो हमारे पास होती है ना टर्मिनल डक्ट जो लोब्यूलर सिस्टम है उधर होती है हमारे पास। और किससे मीडिएट होगी, हार्मोन्स में कोई मसला आ गया तब यहाँ पर ये प्री मेनोपॉजल है। अब हमारे पास इसमें क्या है, हमने कहा फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस है, फाइब्रोसिस होगी, ठीक है, सिस्ट बनेगी, सिस्ट में ब्राउनिश फ्लूइड होगा और देन हमारे पास इसके अंदर एक और चीज़ हम कहते हैं एपोक्रीन मेटाप्लेजिया। जो आम लोब्यूल वाली डक्ट थी वो चेंज हो जाती है एपोक्रीन डक्ट के अंदर, मतलब ग्लैंडुलर डक्ट में लोब्यूल की हमारे पास जो एपिथेलियम थी वो कन्वर्ट होती है एपोक्रीन जो एपिथेलियम है उसके अंदर, मतलब ग्लैंडुलर जो एपोथेलियम है उसमें कन्वर्ट हो जाती है। और नॉर्मली हमारे पास जब हम इसे चेक करते हैं ग्रॉस अपीयरेंस में ब्लू डोम अपीयरेंस देता है ये हमारे पास। अब हम इसके आगे नेक्स्ट देख लेते हैं
पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि टर्मिनल डक्ट जो लोब्यूलर सिस्टम है वहाँ पे सिस्ट बनेगी जो कि ब्राउनिश इन कलर होगी, फ्लूइड कंटेन कर रही होती है। अब सिस्ट हमारे पास ड्यू टू एनी कॉज वो रप्चर हो गई है, सारा फ्लूइड वगैरह उसमें से लीक हो गया है और रप्चर होने के बाद वहाँ पे फाइब्रोसिस हो गई है, तो फाइब्रोसिस भी हो गई और सिस्ट भी फॉर्मेशन हो गई और एज अ रिजल्ट हमारे पास जो है वो एपिथेलियम चेंज हो जाएगी, जो जैसे पहले बताया लोब्यूलर एपिथेलियम, ठीक है, अपीयरेंस एपोक्रीन ग्लैंड, वो एपोक्रीन एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाएगी। ये हमारे पास आ गई फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस जो कि बिनाइन थी। दूसरी हमने देखनी है प्रोलिफरेटिव ब्रेस्ट डिसऑर्डर्स में क्या क्या आते हैं। 3 है, एक तो एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया है, दूसरा सिक्लोसिंग एडिनोसिस है, तीसरा इंट्राडक्टल पेपिलोमा है। पहले हम देख लेते हैं एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया। इसमें क्या है कि सिंपल है, वो तो चल रहा है कि जो एपिथेलियल है उसके अंदर हाइपरप्लेजिया हुआ है। हमने कहा था ये जो एपिथेलियम है टर्मिनल डक्ट लोब्यूलर सिस्टम की, इसके जो इनर लेयर थी वो हमारे पास जो ल्यूमिनल थी और जो आउटर लेयर थी हमारे पास कौन सी, मायोएपिथेलियल। अब इन दोनों में हमारे पास हाइपरप्लेजिया हो गई, तो एज अ रिजल्ट की जो डक्ट है ना ये डिस्टेंडेड हो गई है, ठीक है। और जो सारा हमारे पास न्यूमन है ये हमारे पास किसके अंदर फिल हो गया, क्लस्टर्स ऑफ सेल्स के साथ। ये हमारे पास हो गया एपिथेलियल के अंदर हाइपरप्लेजिया। दूसरी हमारे पास कंडीशन कहते हैं सेक्लेरोसिंग एडिनोसिस। इसमें हमारे पास कहते हैं ब्रेस्ट के अंदर एसिनाई जो है उनका नंबर ज़्यादा हो जाता है, नॉर्मली भी, ठीक है। नॉर्मली भी हमारे पास एक कंडीशन है जिसमें ब्रेस्ट का एसिनाइज होता है, अंदर ब्रेस्ट में एसिनाइज ज़्यादा होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। लेकिन यहाँ पर पैथोलॉजिकली हमारे पास ब्रेस्ट के अंदर एसिनाइज जो है ज़्यादा हुए हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि कंप्रेस्ड एसिनाई ब्रेस्ट के अंदर ज़्यादा हुए हैं और उनको सराउंड किया हुआ है साइड पे स्ट्रोमा ने, ठीक है। ये हमारे पास ब्रेस्ट के अंदर एसिनाई ज़्यादा हुए हैं, साइड पर उसे एक फाइब्रस स्ट्रोमा, डेंस स्ट्रोमा ने सराउंड किया हुआ है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है कंप्रेस हो गए हैं। इसमें हमारे पास कैल्सिफिकेशन मिलती है। 2 ऐसी बिनाइन कंडीशंस हैं, ठीक है। एक जो है हमारे पास इन्फ्लेमेटरी कंडीशन जिसे हम कहते हैं फैट नेक्रोसिस जिसमें कैल्सिफिकेशन है। दूसरी हमारे पास बिनाइन कंडीशन जिसे हम कहते हैं सिक्लोसिंग एडिनोसिस जिसमें हमारे पास जो है कैल्सिफिकेशन मिलती है। और इन दोनों में हमारे पास मैक्रो कैल्सिफिकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी आती है डिजीज, ये हमारे पास जो टर्मिनल डक्ट पेपिलोमा, सॉरी इंट्राडक्टल पेपिलोमा, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है कि जो इंट्राडक्टल एपिथेलियम है उसकी प्रोलिफरेशन हुई है। अब पेपिलोमा मतलब इसमें हमारे पास जो पेपिलाए बनते हैं, पेपिलाए हमारे पास कहती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। वो कैसे बनते हैं कि जो फाइब्रोवास्कुलर प्रोजेक्शंस बनती हैं इसके अंदर, जो लाइन की होती है अंदर, इन प्रोजेक्शन में होता क्या है, जो ल्यूमिनल और जो मायोएपिथेलियल लेयर्स थी वो दोनों हैं, और ल्यूमिनल मायोएपिथेलियल लेयर्स की हमारे पास ऐसे फाइब्रोवास्कुलर जो प्रोजेक्शंस है वो बनी हुई हैं। इसका रिस्क फैक्टर हमारे पास क्या है, प्री मेनोपॉजल है या हार्मोन मीडिएटेड है। अच्छा, अब ना हमारे पास एक कंडीशन है, पहले हम साइन देख लेते हैं। ब्लडी सीरस डिस्चार्ज होगा फ्रॉम निप्पल से, प्री मेनोपॉजल है और हार्मोन मीडिएटेड है, और उसमें हमारे पास क्या है, पेपिलाए बन जाते हैं, और वो पेपिलाए हमारे पास मायोएपिथेलियल और साथ में ल्यूमिनल एपिथेलियम के कंटेन होते हैं। ये तो हमारे पास पेपिलोमा बिनाइन कंडीशन है। इसी तरह अगर हमारे पास इंट्राडक्टल कार्सिनोमा हो जाए तो हम इन दोनों को कैसे डिफरेंस करेंगे। जब हम बायोप्सी में देखेंगे या फिर एग्जामिनेशन करेंगे तो पता चलेगा कि जो पेपिलोमा वाली हमारे पास जो है पेपिलोमा वाले हमारे पास जो फाइब्रोवास्कुलर जो प्रोजेक्शंस थी उनके अंदर हमारे पास जो थी वो ल्यूमिनल मेम्ब्रेन भी थी और मायोएपिथेलियल भी थी। लेकिन जो कार्सिनोमा है हमारे पास उसके अंदर जो हमारे पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो है वो ल्यूमिनल एपिथेलियम है, आयु या फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के अंदर। इसमें ल्यूमिनल मायोएपिथेलियम दोनों थे, इसमें सिर्फ ल्यूमिनल है। ये प्री मेनोपॉजल है और ये पोस्ट मेनोपॉजल है।